Hello class, good morning. My name is Ankit Kumar and I welcome you all in our YouTube platform channel. जैसा कि आपको पता है हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसमें हम लक्ष्मीकांत को समराइज्ड वे में देखने वाले थे। तो अभी तक हमने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है, फंडामेंटल राइट्स को हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम देखने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को, डीपीएसपी को। ठीक है, डीपीएसपी आपको पार्ट 4 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसके पार्ट 4 के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आपको डीपीएसपी दिखेगा बेसिकली। ओके, अब बात करते हैं डीपीएसपी है क्या। तो देखो, हमें पता है, आपको पता है कि डीपीएसपी जो होता है अनलाइक फंडामेंटल राइट क्या होता है कि जस्टिसिएबल नहीं होगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो क्या होता है कि वो देखा हमने कि वो जस्टिसिएबल होता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन डीपीएसपी की जब हम बात करें तो ये जस्टिसिएबल नहीं होता है। अब ये होता क्या है, बेसिकली अगर इसको हम बोलें तो एक तरह का यहाँ पे आपको मोरल एसोसिएशंस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब डीपीएसपी के अंदर क्या होता है कि बेसिकली हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तो वेलफेयर की बात करते हैं। जो कि डिप्राइव्ड क्लास हैं या जो भी ऐसे सेक्शन है हमारे सोसाइटी के जो कि डिप्राइव्ड हैं, उनके अपलिफ्टमेंट, उनके वेलफेयर की बात करते हैं। यहाँ पे ये बात की जाती है कि स्टेट की कुछ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है, जो डिप्राइव्ड क्लास हैं या जो कि डिप्रेस्ड सेक्शन है, उनको क्या करे, अपलिफ्ट करने का काम करे। ठीक है, साथ साथ एज ए सिटीजन आपके भी कुछ मॉरल ऑब्लिगेशंस होते हैं, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवार्ड्स स्टेट। जस्ट लाइक अगर हम बात करें तो हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं, यही सारी चीज़ें इन डेप्थ हम डीपीएसपी के अंदर आज देखेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। अगर डीपीएसपी की बात करें तो हमने इसको बेसिकली कहाँ से बोरो किया है, तो आयरलैंड के संविधान से हमने इसको बोरो किया, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि आयरलैंड ने इसको कहाँ से बोरो किया था, तो आयरलैंड ने इसको कहाँ से किया, तो पोलैंड से इसको बोरो किया था। ठीक है, लेकिन हमने कहाँ से किया, तो हमने इसको आयरलैंड से बोरो किया। साथ साथ अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 याद होगा तो इसके अंदर जो डीपीएसपी था, डीपीएसपी को क्या बोला गया, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या बोला गया, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बोला गया। ठीक है, बिल्कुल भी लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट के अंदर, इसीलिए डीपीएसपी को के ऊपर आप कोई भी चार्जेस नहीं फाइल कर सकते। सपोज करो कि अगर आपको लगे कि डीपीएसपी में मेंशन किसी चीज़ को लेके काम नहीं हो रहा है, आप किसी कोर्ट में जा सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल होता है। अब देखो, डीपीएसपी की जब हम बात करें ना, तो हम देखेंगे जो सप्रू रिपोर्ट आई थी 1945 में, सप्रू रिपोर्ट के अंदर ये बात बोली गई थी कि बोथ फंडामेंटल राइट इसको जस्टिसिएबल माना गया और डीपीएसपी को नॉन जस्टिसिएबल माना गया था। ठीक है, हालांकि इसके बाद हमने कई केसेस के अंदर देखे, जब इंदिरा गांधी का टेन्योर था तो आपने कई ऐसे अमेंडमेंट देखे जिसके अंदर क्या किया गया था कि डीपीएसपी को ज़्यादा पावर दिए गए थे और फंडामेंटल राइट्स के पावर को कर्टेल किया गया था। आप जब 38th अमेंडमेंट देखोगे तो उसमें भी ये चीज़ देखने को मिली। 42nd अमेंडमेंट के अंदर भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे चीज़ें देखने को ये मिली थी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि पहले तो हम ये देख लेते हैं कि डीपीएसपी को कैसे डिफाइन किया गया है, कुछ स्कॉलर्स के द्वारा डीपीएसपी को क्या बोला गया है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो देखो, जब हम डीपीएसपी की बात करें ना, तो डीपीएसपी आर मोरल पर्सपेक्ट फॉर द ऑथोरिटीज ऑफ द स्टेट। सर BN राव ने क्या बोला कि जो डीपीएसपी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, मोरली, ये इसको हम क्या कर सकते हैं कि जो स्टेट है, जो हमारा ऑथोरिटी है, उसका क्या है कि ये कोई ड्यूटी नहीं है, मोरली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह सकते हो इसको, कि डीपीएसपी को वो क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, किस चीज़ के लिए, तो वेलफेयर के लिए कर सकते हैं। ओके,
डीपीएसपी आर लाइफ गिविंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा? एलएम सिंघवी ने कहा। अब देखो ये भी क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं वेलफेयर स्टेट की बात की गई, यहाँ पे जो डिप्राइव्ड क्लास थे उनको अपलिफ्ट करने की बात की गई, ठीक है। इसीलिए क्या बोला गया कि लाइफ गिविंग प्रोविजन बोला गया। और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर की बात करें, जो कि आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी दिखे थे, इन्होंने क्या बोला है कि कोई भी मिनिस्ट्री जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा टुवर्ड्स पीपल। क्यों? क्योंकि आपका डीपीएसपी जस्टिसिएबल नहीं होता है। तो समझ गए, डीपीएसपी जस्टिसिएबल नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि ये जो है आप इसे किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर घसीट सकते हो, तो आप नहीं घसीट सकते, ठीक है। डीपीएसपी बेसिकली एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिटीजन्स का भी स्टेट के लिए और स्टेट का भी सिटीजन के लिए, ठीक है। डीपीएसपी के अंदर बेसिकली एक ही चीज़ दिखेगी आपको, वो क्या है? तो वो वेलफेयर स्टेट की बात यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आर्टिकल 36 देखोगे तो याद कीजिए, जब हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था तो उसके अंदर हमने आर्टिकल 12 पढ़ा था। आर्टिकल 12 के अंदर हमने स्टेट को डिफाइन किया था। सेम स्ट्रक्चर में जब आप डीपीएसपी पढ़ोगे ना, तो वहाँ आर्टिकल 36 जो है डीपीएसपी का, इसके अंदर भी हम क्या देखेंगे, तो आर्टिकल 36 के अंदर क्या होता है, यहाँ पे भी स्टेट को ही डिफाइन किया गया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो स्टेट डिफाइन किया गया था फंडामेंटल राइट्स में, वो क्या होता है, उसके लिए आप ऑब्लिगेशन ले सकते हैं, ठीक है। किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आप जा सकते हैं, लेकिन जो डीपीएसपी के अंदर जो स्टेट का को डिफाइन यहाँ किया गया, तो यहाँ पे सिंपल है कि किसी कोर्ट के अंदर आप इसको नहीं घसीट सकते, ठीक है। बाकी के जो भी है ना, सारे के सारे आपको सेम दिखेंगे। स्टेट की डिफिनीशन यहाँ भी वही है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मतलब आप समझो तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन की यहाँ पे बात की गई, साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर की बात की गई है, इसके साथ साथ जो लोकल अथॉरिटी है उसकी भी यहाँ पे बात की गई है। यही सारी चीज़ हमने आर्टिकल 12 के अंदर ही भी देखा था जब हमने स्टेट को डिफाइन किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 37 की। आर्टिकल 37 देखो बहुत ही सिंपल है। जो हम बोलते हैं ना कि नॉन जस्टिसिएबल है हमारा डीपीएसपी, तो इसको लेके भी प्रोविजंस आपको डीपीएसपी के अंदर ही मिलेंगे। आर्टिकल 37 के अंदर डायरेक्टली यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन्ड है कि एज पर आर्टिकल 37 द प्रोविजन कंटेन्ड इन पार्ट 4 दैट इज डीपीएसपी शेल नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट। Nevertheless, these principles are fundamental in the governance of country, and it shall be the duty of a state to apply these principles in making laws, ठीक है। क्लियर यहाँ पे लिख दिया है कि जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिसिएबल है, इसको वायलेशन पे आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते, लेकिन मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। क्योंकि देखो डीपीएसपी के अंदर जो चीज़ें दी गई है ना, वो फंडामेंटल चीज़ें हैं गवर्न करने के लिए। जस्ट लाइक अगर आप देखो आर्टिकल 40 के अंदर विलेज पंचायत की बात की गई है, आर्टिकल 39 के अंदर इक्वल जस्टिस की बात की गई है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की गई, तो कहीं ना कहीं ये सोशल वेलफेयर को प्रमोट करता हुआ दिखता है, एक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। तो एज ए स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जो लॉ बनाते हैं तो उस लॉ बनाने के अंदर वो डीपीएसपी को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इन्फोर्सिएबल नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम बेसिकली डीपीएसपी को डिफाइन करें तो डीपीएसपी को हम 3 ब्रॉड कॉन्सेप्ट में डिफाइन करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, तो पहला आपका है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा गांधीयन प्रिंसिपल, एंड तीसरा क्या होगा, तो तीसरा होगा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ठीक है। अब सोशल प्रिंसिपल क्या है, तो बेसिकली इक्वालिटी की बात करेगा, सोशल वेलफेयर की बात की जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आप आर्टिकल 39 की बात करोगे, जिसके अंदर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वगैरह मेंशन्ड है, तो ये क्या करता है, तो ये सोशल जस्टिस को प्रमोट करने की बात करता है। गांधीयन प्रिंसिपल की अगर बात करें तो देखो आर्टिकल 40 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आपको दिखेगा, ठीक है। गांधी जी हमेशा से एक स्टेटलेस सोसाइटी की डिमांड करते थे। उनका ये कहना था
कि अगर डेवलपमेंट चाहिए तो वो ग्रास रूट लेवल पे होना चाहिए, और इसीलिए स्टेट की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, पंचायत को डेवलप करना चाहिए, ठीक है। और फाइनली क्या दिखेगा, तो फाइनली दिखेगा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। अब देखो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं करना है, सबके लिए एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आर्टिकल 44 को देखोगे जिसके अंदर यूसीसी की बात की गई है, तो ये यूसीसी इसी के बारे में बात करता है कि लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल यहाँ पे आपको दिखेगा, जिसके अंदर ये चीज़ मेंशन्ड है कि किसी भी कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट, रिलीजन, किसी सेक्स को आप ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते, सब जो है वो इक्वली होंगे स्टेट के लिए, ठीक है। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर पहला क्या आता है हमारा, आर्टिकल 38। अब आर्टिकल 38 क्या कहता है, एक बार देख लीजिए इसको। प्रमोटिंग वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिएटेड बाय जस्टिस। आर्टिकल 38 के अंदर बेसिकली अगर आप देखो, जो आपने 14 to 18 के अंदर देखा था ना, राइट टू इक्वालिटी, कहीं ना कहीं यहाँ पे इक्वालिटी की ही बात की गई है, जो सोशल एक जस्टिस की बात की गई है, सोशल ऑर्डर की बात की गई है। आपसे ये क्या बोला गया है कि स्टेट की ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वेलफेयर के लिए स्टेप्स यहाँ पे उठा सकते हैं, वेलफेयर के लिए लॉज बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 39 की। जब हम आर्टिकल 39 की बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे क्लॉजेज हैं, ठीक है। आर्टिकल 39 के अंदर टू सिक्योर द फॉलोइंग राइट्स, कौन कौन राइट्स हैं जिसको हमें सिक्योर करना है आर्टिकल 39 के अंदर। तो पहला क्या है, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। देखो यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था कि जो राइट टू वर्क है वो कहाँ पे मेंशन्ड है। देखो राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड को हम क्या और लिख सकते हैं, तो इसको राइट टू वर्क भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए ना कि राइट टू वर्क कहाँ पे मेंशन्ड है, तो वो डीपीएसपी के अंदर ही मेंशन्ड है। और अभी जो 2024 का जो हमारा यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, इसके अंदर अच्छी बात यह है कि पहली बार मैंने ये देखा कि 34 क्वेश्चंस जो कि 1/3 होते हैं टोटल क्वेश्चंस के, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के, ये 34 क्वेश्चंस आपको पॉलिटी और आईआर के दिखे इस बार। तो कहीं ना कहीं आपको बेसिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बेसिक में प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। सेकेंड क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। बेसिकली जो सपोज कीजिए कि कहीं पे हमने किसी ट्राइबल के वेलफेयर के लिए हम काम कर रहे हैं, तो जो हम जंगलों से फूड वगैरह, जो भी जंगल का जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम बेच के ट्राइबल्स के अपलिफ्टमेंट के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये मतलब प्रिवेंट करेगा, मना करेगा, रोकेगा क्या करने में, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, जो जमाखोरी होता है उसके अगेंस्ट ये बोलता है। एंड चौथा क्या है, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वीमेन। देखो अगर सर्कमस्टांसेस सेम है तो आपको इक्वल पे करना पड़ेगा। सिंपल से अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर है, दोनों ही ईंट पत्थर उठा रहे हैं अपने सर पे, तो आपको दोनों को इक्वली पे वहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि ये स्किल्ड और नॉन स्किल्ड वाली जो लेबर है इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। स्किल्ड वाले में देखोगे तो आपको ज़्यादा ये वेरिएशन देखने को मिलेगा। जो नॉन स्किल्ड लेबर होते हैं वहाँ पे मोस्ट केसेस में आपको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क अब देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या क्या है और क्या है, तो प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रेन अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज। देखो अगर किसी के साथ फोर्स, सपोज करो कि फोर्स लेबर हो रहा है, बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, किसी लेबर के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो वहाँ भी स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इनको क्या करे, प्रोटेक्ट करने का काम करे, ठीक है।
फाइनली हम देखेंगे आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A क्या कहता है? टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। सिंपल है कि वेलफेयर के लिए देखिए कभी कभी आपको वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ता है, तो क्या करना है कि आर्टिकल 39A के अंदर आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाना है पुअर्स को, ठीक है। सपोज करो कि कोई प्रॉब्लम्स हो गई, कोर्ट केस हो गया, अब यहाँ पे बेचारी ये क्या है कि ये लड़ नहीं सकते, इनके पास पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इनको लीगल एड यहाँ पे प्रोवाइड करवाने का काम करेगी, ठीक है। इसके बाद और कौन सा सोशलिस्ट प्रिंसिपल है यहाँ पे? वो कौन सा है? तो वो है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या कहता है? टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। देखो लाइफ जो है ना, जब हम आर्टिकल 21 को हमने पढ़ा था, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीने का अधिकार सबको है, चाहे वो इंसान जो है स्पेशल एबल्ड हो, डिसेबल्ड हो, चाहे वो ओल्ड एज कोई बूढ़े इंसान है, चाहे वो कोई लेबर है, चाहे कोई अनएम्प्लॉयमेंट कोई बेरोजगार इंसान है, लाइफ तो सबकी है ना। तो अगर वो सोर्स ऑफ इनकम उनके पास नहीं है, अगर वो अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनका ख्याल रखे, ठीक है। और ये चीज़ आपको कहाँ दी जाएगी? तो आर्टिकल 41 के अंदर दी जाएगी। उनको क्या किया जाएगा? पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखो तो ओल्ड एज पेंशन दिया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता भी कुछ स्टेट में दिया जाता है। तो ये सब क्या है? तो ये सब आर्टिकल 40 के अंदर, 41 के अंदर सिक्योर करने के लिए हम बात करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 42 क्या कहता है? मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। आर्टिकल 42 के अंदर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो वर्क प्लेस है ना, वर्क प्लेस जो हो वो काम करने के लिए सूटेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वर्क प्लेस छोटी सी जगह है, वहाँ पे कंटिन्यूसली वर्क चल रहा है, या माइंस में जो लोग काम कर रहे हैं वो बिना सेफ्टी गियर के माइंस के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो वर्क प्लेस पे जो सेफ्टी इंश्योर करने का काम किया जाएगा वो भी आर्टिकल 42 के अंदर किया जाएगा। साथ साथ औरतों के वेलफेयर के लिए, अगर हमने क्या देखा है कि पहले क्या होता था कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि औरतें जब जॉब छोड़ती हैं तो उन्हें जॉब से कम्प्लीटली बाहर निकाल दिया जाता था, या उस टाइम के लिए उनको सैलरी नहीं दी जाती थी। लेकिन बाद में हमने देखा कि सरकार ने कई ऐसे प्रोविजंस बनाए जिसके अंदर मैटरनिटी रिलीफ यहाँ पे दिया जाने लगा, ठीक है। तो ये सब के सब क्या थे? तो ये सब के सब आपके सोशल स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, ठीक है। और कौन कौन से हैं? तो और हैं आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 क्या कहता है? टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर्स। देखो आर्टिकल 43 क्लियर करता है कि जो आप काम कर रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा, और पैसा जो है वो बहुत सारे स्फेयर्स पे मिलता है। सरकार जो है हर एक फील्ड के लिए मिनिमम वेज फिक्स करती है, ठीक है। डोमेस्टिक लेबर्स के लिए अलग किया जाता है, इंडस्ट्रियल लेबर के लिए अलग किया जाता है। तो आपको मिनिमम वेज मिले, जो काम कर रहे हो उसका आपको एटलीस्ट मिनिमम पेमेंट मिल सके, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी? तो सरकार की भी होती है, ठीक है। 43A क्या कहता है कि 43A के अंदर देखो क्या होगा कि अगर मैनेजमेंट के लोग बाहर के होंगे तो उनको ये नहीं पता चल पाएगा कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो आर्टिकल 43 के अंदर ये बोला जाता है कि जो इंडस्ट्री का जो मैनेजमेंट है उसमें कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल लेबर हैं, जो वर्कर हैं, या जो यूनियन के लोग हैं, अगर वो होंगे तो कहीं ना कहीं इनके वेलफेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो आर्टिकल 43 क्या कहता है कि ये पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में क्या करेंगे? वर्कर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है।
अब हम देखते हैं आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 क्या कहेगा? रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। देखो, एज अ गवर्नमेंट, एज अ ऑथोरिटी, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो सिटीजन हैं हमारे इंडिया के, उनके हेल्थ के बारे में सोचे। जो वो खाना खा रहे हैं उसमें कितनी न्यूट्रिशन है उसके बारे में सोचे। अगर आप देखोगे तो रिसेंटली जो है इंडिया के अंदर स्टंटिंग का बहुत सारा केस आ रहा है, और उसका वजह क्या है? लैक ऑफ न्यूट्रिशन, मॉल न्यूट्रिशन की वजह से स्टंटिंग का केस आपको बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि पब्लिक हेल्थ सेक्टर में जो हॉस्पिटल्स है उनको इम्प्रूव करना चाहिए, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि लोग जो है एक सस्टेनेबल वे में ज़िंदगी जी सके। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा? तो हमने अभी तक देखा था सोशलिस्ट प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी। अब इसके बाद जो है हम गांधीयन प्रिंसिपल को देखने वाले हैं। देखो, गांधी जी की जब मैं बात करूँ ना, तो गांधी जी ने एक चीज़ हमेशा बोली। गांधी जी का हमेशा से एक ही चीज़ था कि एक बार जब हमें आज़ादी मिल जाए, डेवलपमेंट तभी संभव है जब गांव का विकास होगा। और गांव का विकास के लिए, ग्रास रूट लेवल के लिए उन्होंने ये अपील की थी कि जो सोसाइटी बने वो स्टेटलेस सोसाइटी बने। इनफैक्ट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, गांधी जी ने ये भी बोला था कि आज़ादी के बाद आईएनसी को ख़त्म कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली कॉटेज इंडस्ट्री से विलेज को प्रमोट करने में यकीन रखते थे, क्योंकि दैट टाइम की अगर हम बात करूं तो उस समय 90% जो आबादी थी वो गांव के अंदर रहती थी। ठीक है, इसीलिए गांधी जी के प्रिंसिपल में सबसे पहले हम क्या देखेंगे तो आर्टिकल 40, जिसके अंदर क्या दिया गया है तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। हालांकि विलेज पंचायत के बारे में, पंचायती राज सिस्टम के बारे में जब आप पढ़ेंगे हम, ये आपको कहाँ दिखेगा? तो ये आपको 11th स्केड्यूल के अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आर्टिकल 243 में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पंचायत राज का जो फॉर्मेशन आप देखते हो, विलेज पंचायत का फॉर्मेशन की जो डायरेक्ट इलेक्शन, गांव के लोग पार्टिसिपेट करें, ये सब कहाँ का कॉन्सेप्ट है? तो ये गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर दिखेगा। इसके साथ साथ देखो, गांधी जी ने क्या बोला था कि सेल्फ अवेयर होना है, सेल्फ रोजगार जो है वो खुद से जनरेट करना है। तो कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने के बारे में गांधी जी ने बहुत जोर दिया था। इनफैक्ट आज़ादी के टाइम पे भी आपने देखा होगा कि इन्होंने चरखा वरखा चलाया, खुद ही धागा निकाला था और उससे कपड़े बनाए थे। तो टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री ऑन एन इंडिविजुअल एंड कोऑपरेटिव बेसिस, तो जो कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात है, अभी अगर हम बात करें ना तो खादी एंड जो ग्राम उद्योग है वो कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे कॉरपोरेट बेसिस की बात की गई ना, तो फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की भी बात होना चाहिए। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर क्या होता है? बहुत सिंपल सा मतलब है कि अगर सपोज कीजिए कि 100 लोग, 100 मेंबर्स हैं, 100 लोगों ने मिलकर एक सोसाइटी बनाई, तो जितने भी रिसोर्सेस होंगे उन पे सबका हक इक्वली होगा। ऐसा नहीं कि किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। और अगर कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो अगर एक के साथ प्रॉब्लम है तो बाकी सारे मिलके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए गांधी जी ने क्या बोला कि कॉरपोरेट सोसाइटी, ये कहाँ था है? तो ये गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर ही देखने को मिलेगा। हालांकि ये हमने अमेंडमेंट से बहुत बाद में ऐड किया था, लेकिन ये भी क्या है? गांधीयन प्रिंसिपल ही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो गांधी जी का ये कहना था, देखो गांधी जी ने आज़ादी में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया था, और जब उन्होंने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन यहाँ बहुत ज़्यादा लेवल पे है, जो SC/ST थे वहाँ छुआछूत बहुत ज़्यादा माना जाता था, तो गांधी जी ने हरिजन का कॉन्सेप्ट लाया था। बोला था जो SC/ST है, जिन्हें आप अछूत मानते हो, वो प्रभु के जन हैं, हरिजन हैं। और इसी को देखो यहाँ पे ये प्रमोट करेंगे आर्टिकल 46 के अंदर। आर्टिकल 46 क्या कहता है? टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC/ST
एंड अदर वीकर सेक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या है कि उनको पढ़ाना लिखाना है, पहले एम्पावर करना है, उसके बाद उनको रोजगार देना है। इनफैक्ट गवर्नमेंट का आज भी देखो तो डीपीएसपी के इसी प्रिंसिपल के ऊपर गवर्नमेंट जो है बहुत सारी योजनाएं लेके आती है, जिसमें SC ST और जो ये वीकर सेक्शन है लाइक वीमेन, इनको क्या करता है कि अच्छा खासा गवर्नमेंट जो है वो लोन प्रोवाइड करते हैं मिनिमम इंटरेस्ट के ऊपर, ताकि ये अपना कुछ रोजगार कर सके, काम धंधा कर सके। ठीक है, अगर आर्टिकल 47 की बात करें तो आर्टिकल 47 के अंदर गांधी जी ने बोला कि देखो शराब पीना बहुत ही गलत बात है, पी के बौरा जाते हो, इससे देश का विकास भी नहीं हो रहा है और तुम्हारे जेब से पैसा भी जा रहा है, तो तुम्हारा घर भी बर्बाद हो रहा है। इसीलिए किसी भी तरह का ड्रग्स है, चाहे वो आप टेबलेट खा रहे हो, पाउडर सूंघ रहे हो या दारू पी रहे हो, किसी भी तरह का कोई भी ड्रग्स हो, ड्रिंक हो, वो आप कंज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, तो एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है कि मेडिसिनल पर्पस के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। अगर सपोज कीजिए कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, हेलुसिनेशन हो रहा है या कुछ चीज़ें हैं, तो फिर उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि ऐसी दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। तो आप जो है वैसे तो शराब नहीं पी सकते, ड्रग्स का यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आर्टिकल 48 क्या कहता है, तो आर्टिकल 48 के अंदर ये बोला गया है कि टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउ, काव्स एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। जितने भी जानवर हैं जो दूध देते हैं, जिनकी दूध पी के इंसान जो है वो फ्लरिश हो रहा है, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, ऊंट हो, ठीक है, ऐसे जितने भी जानवर हैं ना, इनके स्लॉटर पे गांधी जी ने बोला कि कम से कम अगर तुमको खाना है तो मुर्गा मुर्गी खा लो, चलेगा। लेकिन हालांकि वो उसको भी प्रमोट नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर हम बात करें तो इन्होंने सीधा मना किया था कि आप जो है गौ हत्या नहीं कर सकते। कोई भी जानवर जो दूध देता है, जिससे सोसाइटी का भरण पोषण होता है, तो वैसे जीवों की हत्या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपके गांधीयन फिलॉसफीज। और अब हम बात करेंगे फाइनली, जो कि हमारा लास्ट सेगमेंट होने वाला है डीपीएसपी का, ये क्या है, तो ये है हमारा लिबरल कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो लिबरल का कॉन्सेप्ट था ना, बेसिकली लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के अंदर आप क्या देखोगे कि इन्होंने वो चीज़ें बोली जो किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे नहीं था, या एक किसी समूह को अपलिफ्ट करने की बात नहीं करेगा। ये बेसिकली सोसाइटी के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब हमने गांधीयन प्रिंसिपल देखा, तो गांधीयन प्रिंसिपल में हमने क्या देखा कि एक SC ST को अपलिफ्ट करने की बात की गई, वीमेन को अपलिफ्ट करने की बात की गई। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर को अपलिफ्ट करने की बात की गई थी। जब हम सोशलिस्ट फॉर्म देख रहे थे तो वहाँ भी जो वेलफेयर था वो डिप्राइव्ड क्लास के वेलफेयर की बात की जा रही थी। लेकिन जब हम लिबरल इंटेलेक्चुअल्स के प्रिंसिपल को देखते हो तो इसके अंदर जितने भी चीज़ें आपको दिखेंगी, ये बेसिकली सोसाइटी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए चीज़ें आपको दिखेगी। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 44 की। देखो आपको शाहबानो वाला केस याद होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है शाहबानो का केस। तो शाहबानो केस में ही पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड जो था बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसा कानून बनाइए जो कि पेन इंडिया सब पे इक्वली अप्लाई हो। ठीक है, अभी रिसेंटली हमने ये देखा था कि उत्तराखंड सरकार ने अपने स्टेट के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई कर दिया। तो इससे क्या होगा कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी कास्ट, कोई भी सेक्स, कोई भी रेस के आदमी है, उन सब के ऊपर क्या होगा, एक ही लॉ आपको वहाँ पे दिखेगा। तो आर्टिकल 44 क्या कहता है, टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल। हालांकि इंडिया की अगर हम बात करें ना, तो आज़ादी के बाद पहला ऐसा देश बना, स्टेट बना है उत्तराखंड जिसने ये अप्लाई किया। इससे पहले की अगर हम बात करें तो गोवा के अंदर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड दिखता, लेकिन वो पोर्चुगीज सिविल कोड था। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 45 की। ठीक है, आर्टिकल 45 क्या कहता है कि टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर
until 6 years of एज। ठीक है, अब इस चीज़ को समझो, जब हमने पढ़ा था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, जब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा तो उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर राइट टू एजुकेशन को ऐड किया जाता है। कहाँ, तो फंडामेंटल राइट्स में अंडर आर्टिकल 21A। ठीक है, इसके साथ साथ जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज देखेंगे अगली क्लास में तो उसमें भी कुछ चीज़ें चेंज किए गए थे, साथ साथ आर्टिकल 45 के अंदर भी चेंज किए गया। और यहाँ ये बोला गया कि जितने भी बच्चे जो कि 6 साल से कम हैं, पैदा हो रहे हैं तब से लेके 6 साल तक के बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अर्ली डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी कौन लेगा, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसीलिए आप देखते हो कि जो मेटर्निटी रिलीफ वगैरह का कॉन्सेप्ट और जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है, ये सारा का सारा जो है किसका है, तो स्टेट की ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या कहता है, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस। अब देखो, इसीलिए मैंने बोला था कि जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, ये ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। गांधी जी ने क्या बोला कि विलेज पंचायत बनाइए, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट कीजिए, डन। लेकिन लिबरल्स का क्या मानना है यहाँ, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 48 लिबरल्स का मानना है कि ठीक है, अगर आपको कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना है तो कीजिए, लेकिन नए साइंटिफिक लाइंस पे कीजिए, मतलब जो मॉडर्न डेवलपमेंट हो रहा है इसके साथ जुड़िए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सके। इन्होंने मिक्स्ड एग्रीकल्चर जो आप बोलते हो, यहाँ पे इन्होंने उसका कॉन्सेप्ट दिया, बोला कि देखो एग्रीकल्चर कर रहे हो तो एग्रीकल्चर के साथ साथ आप एनिमल हस्बेंड्री भी शुरू कर दो। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर के रेसिड्यू वहाँ पे हैं, जो अवशेष है, वो क्या कर सकते हो कि आप जानवरों को खिला के यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो ना। तो इसीलिए देखो जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स है, इसके अंदर आपको कहीं भी ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट नहीं दिखेगा कि ये किसी को ज़्यादा प्रिविलेज दे रहा है, किसी को कम प्रिविलेज कर दे रहा है, नहीं, ये सबके वेलफेयर के लिए इक्वली बात करता है। ठीक है, इसके साथ साथ और कौन सा है इसके अंदर, तो है आर्टिकल 48A। अब आर्टिकल 48 के अंदर क्या है कि आपको क्या करना है कि आपका जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सरकार सारा काम थोड़ी करेगी, तो आपकी भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या है कि आप अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें, आसपास जो फॉरेस्ट है, जंगल है, उसको प्रोटेक्ट करें। देखो अब ये ज़रूरी है, ये 70 साल पहले लिखा गया चीज़ है और इसको हम अभी भी फॉलो नहीं करते, और यही वजह है कि 52 डिग्री टेम्परेचर के अंदर अभी हम झूला झूल रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आपको अब फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 49 क्या कहता है, तो आर्टिकल 49 ये कहता है कि कोई भी जो नेशनल मोन्यूमेंट है, जो हमारे देश का कि कल्चर का, एक रिलीजन का, एक हमारा एक डाइवर्स कल्चर है, एक हमारा हिस्टोरिक इंटरेस्ट उसमें दिखता है, तो उसको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। आप कभी चले जाओ, हौज खास चले जाओ, वहाँ पे बहुत सारे धरोहर है, हमारे मोन्यूमेंट है, नेशनल आइकॉन है, लेकिन वहाँ पे जाओ तो वहाँ पे उल्टे सीधे चीज़ें आपको वहाँ दीवारों पे लिखे मिलेंगे। तो ये सब आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है कि उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का काम करना है, प्रिजर्व करने का काम करना है। कभी अगर आप दिल्ली के अंदर जाओगे, पुरानी किला के अंदर जाओगे, तो उसमें देखोगे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ईंट पत्थर से दीवारें तोड़ते रहते हैं किले की, और वहाँ पे सिक्योरिटी है लेकिन बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो कितना सिक्योर किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एज ए सिटीजन आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप जो है अपने धरोहर को यहाँ पे प्रोटेक्ट करें। ठीक है, अब 2 और बचे हैं, तो आर्टिकल 50 क्या कहता है, तो आर्टिकल 50 के अंदर देखो क्या है, टू सेपरेट ज्यूडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। जो हम सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट देखते हैं इंडिया के अंदर देखो बहुत ही सिंपल चीज़ है। जब हम पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम 2 जगह पावर की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। डीपीएसपी के अंदर हम क्या करते हैं कि सेपरेशन ऑफ
यहाँ पे जो लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव है उसको हम जुडिशरी से सेपरेट करते हैं। और अब कैसे समझिए, लेजिस्लेशन क्या करेगी, लॉ बनाने का काम करेगी। जब एक बार वो लॉ बना लेगी उसके बाद ही जुडिशरी क्या है कि उसको चेक एंड बैलेंस कर सकती है, ठीक है। अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, अगर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का वायलेट हो रहा है तो उसके बाद ही जुडिशरी हस्तक्षेप करती है, वरना ये तीनों के तीनों सेपरेट ऑर्गन्स रहते हैं, ठीक है। स्टेट shall have take steps to separate the judiciary from the executive in the state's public services। हालांकि जब भी लॉ एंड ऑर्डर का वायलेट होगा तो ऑब्वियसली जुडिशरी क्या है, खुद ब खुद सामने आ जाएगी, ठीक है। अब हम फाइनल आर्टिकल देख लेते हैं, वो कौन सा है, वो है आर्टिकल 51। देखो आर्टिकल 51 की बात करें तो ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात करेगा, इंटरनेशनल पीस की बात करेगा। आर्टिकल 51 के अंदर क्या है कि मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विथ द नेशंस टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। सपोज कीजिए कि अब जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये क्या करता है कि नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो एज ए स्टेट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चूंकि नेपाल के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं तो वहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशन भी रखे। देश तो रखेगा ही रखेगा, लेकिन स्टेट को भी वहाँ पे रखना चाहिए, ठीक है। तो ये थे आज आपके डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स हमने यहाँ पे देख लिए। अब 3-4 कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, उस अमेंडमेंट्स को देख लेते हैं जो कि डीपीएसपी के अंदर आपको दिखे। तो डीपीएसपी के अंदर सबसे पहले जो हमने अमेंडमेंट देखा था वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर देखा था। देखो जब हम 42nd अमेंडमेंट की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी जी का उस समय सरकार था, इमरजेंसी भी हमने देखा था इस समय। टोटल 59 आइटम्स को इधर से उधर किया गया था इस अमेंडमेंट के द्वारा, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। जो फ्री लीगल एड फॉर द पुअर की जो बात की गई है वो हमने इसी अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा था। पहले भी मैंने समझा, अभी भी समझा देता हूँ। फ्री लीगल एड का सिंपल सा मतलब है कि कोई SC ST है, OBC है, कोई औरत है, अगर उसके राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, कोई भी डिप्राइव्ड क्लास का इंसान हो, अगर उसके राइट्स को वायलेट किया जा रहा है तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा। और जब वो कोर्ट में जाएगा तो चूंकि उसके पास पैसा तो है नहीं, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको वकील वगैरह दे, इसको फ्री में सारे लीगल एड असिस्टेंस प्रोवाइड करवाए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आर्टिकल 43A आपको दिखेगा, जिसके अंदर क्या ऐड किया गया था, तो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन आपको दिखेगा। कहाँ पे, तो इंडस्ट्री के मैनेजमेंट के अंदर। हमने देखा था ना सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आर्टिकल 48A टू सेफगार्ड एंड इनहेंस द इन्वायरमेंट, ठीक है। देखो जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या किए गए थे कि उसको स्टेट लिस्ट से उठा के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था, ठीक है। तो ये कुछ आर्टिकल्स जो थे ये आपके 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए थे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो 44th अमेंडमेंट की अगर बात करें तो 44th अमेंडमेंट में जो सबसे बड़ा बदलाव हमने क्या देखा था, तो वो हमने ये देखा था कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट कर दिया गया था। तो जब ये चीज़ की गई तो आपने क्या देखा था कि आर्टिकल 38 के अंदर कुछ चीज़ों को ऐड किया गया था। और यहाँ पे क्या ऐड किया गया, तो यहाँ पे ये चीज़ ऐड किया गया था कि जो इनइक्वालिटी है, चाहे वो सोसाइटी के अंदर हो चाहे स्टेट के अंदर हो, उसको क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। अगले अमेंडमेंट को देख लेते हैं। अगला अमेंडमेंट कौन सा है, तो वो है 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। मैंने बताया था ना आर्टिकल 21A ऐड किया गया था, फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे ऐड किया गया। तो इससे क्या ऐड किया गया था, तो आर्टिकल 45 में इसके अंदर चेंज किया गया था। और आर्टिकल 45 के अंदर क्या बोला गया था कि देखो 0 से 6 साल तक के जितने भी बच्चे हैं इसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, तो वो स्टेट की होगी, ठीक है। और फाइनली जो हमने लास्ट अमेंडमेंट देखा है डीपीएसपी के अंदर वो क्या था, तो वो था 97th अमेंडमेंट एक्ट।
जिसके अंदर हमने फाइनली आर्टिकल 43B के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। और ये चीज़ गांधीयन प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है। ऑब्वियसली कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या करते हैं, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, तो यहाँ पे भी ये क्या करेंगे, तो एक दूसरे की मदद करने के लिए ही फाइनली, तो मोरल ऑब्लिगेशन है ये भी। तो फाइनली जो हम डीपीएसपी की बात करें, तो डीपीएसपी में एक बार मैं आपको फिर से समझा दूं कुछ चीज़ें। डीपीएसपी जो होता है ये किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जस्टिसेबल नहीं होगा। ये एक मोरल ऑब्लिगेशन होता है स्टेट का टुवर्ड्स इट्स सिटीजन, एंड सिटीजन्स के भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स स्टेट, ठीक है। 3 तरह के दिखेंगे, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। देखो जहाँ पे सोशलिस्ट वेलफेयर की बात करेगा, गांधी जी बेसिकली विलेज पंचायत की बात करते हैं, वहीं पे इंटेलेक्चुअल वाले क्या करेंगे, ये ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं सोसाइटी की, ठीक है। तो ये थे आपके डीपीएसपी के सेशंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने कहाँ से बोरो किया, आयरलैंड से बोरो किया, किस महान हस्ती ने क्या बोला डीपीएसपी के बारे में, ये सारी चीज़ें जो है हमने आज इस सेशन में देख लिया। अगले क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।